Assalamu alaikum. I am Asadullah Chaudhary, and for the last 12 years, I would say I'm on a mission to change the worldview of Pakistan being a worker provider nation to a project management nation. और इस पूरे मिशन को करने के लिए I have done lots of trainings, consulting and certified lots of people about project management. जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अक्सर मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट ये होती है कि कैसे भाई आप जो पूरा आपको हमने कोर्स कराया, चाहे 5 दिन में कराया या 4 दिन में कराया या जैसे आजकल हम 3 दिन में कराया, उसको जरा आप रिकैप कर दें फास्ट फॉरवर्ड वे में। तो मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्ड कराया और अक्सर लोग इसको ब्रेथलेस पीएमपी के हिसाब के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ना इसको जरा एक प्रोफेशनल वे में आप सबके लिए जो मैं रिकॉर्ड कर दूं। तो इस पूरी वीडियो में हम आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डिटेल्ड ओवरव्यू जो है वो दे रहे होंगे। अगेन इट्स अ डिटेल बट ओवरव्यू जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। जनरली जब हम अपने कोर्स को स्ट्रक्चर करते हैं तो हम 3 दिन का जो हमारा रिसर्च स्ट्रक्चर है उसमें हम पहले दिन में मेनली बात कर रहे होते हैं फ्रेमवर्क की। सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जब हम शुरू करते हैं या प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो अपने पार्टिसिपेंट से हमारा एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि आपके हिसाब से फ्रेमवर्क, स्टैंडर्ड और मेथोडोलॉजी में फर्क क्या है। और इस सवाल को पूछने का मकसद ये है कि चूंकि हम पीएमआई की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को फोकस कर रहे हैं और पीएमआई हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो नॉलेज है वो एक बुक की शक्ल में दे रहा है जिससे हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, या हम पीएम बॉक भी कहते हैं। ऑल्दो पता नहीं क्यों अमेरिका में इसको पिम बॉक बोलते हैं, आई कहां से ले आते हैं, बट खैर सो पिम बॉक 2012 या 5th एडिशन जो है उसके हवाले से हम कहते हैं कि जनाब ये है क्या, ये जो हम नॉलेज देने जा रहे हैं ये है क्या। तो हम कहते हैं कि पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि फ्रेमवर्क, स्टैंडर्ड और मेथोडोलॉजी का फर्क क्या है। अगर हमें इन तीनों का फर्क समझ में आएगा तो उसी हिसाब से हम इस पीएम बॉक को भी उसमें रिलेट कर सकते हैं। फ्रेमवर्क को मैं कहता हूं कि देखिए फ्रेमवर्क क्या है, एक बाउंड्री है। फ्रेमवर्क क्या है, कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको हमने फॉलो करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जनरली जब मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि क्रिकेट की एग्जांपल लें तो क्रिकेट में अगर आपसे कहूं कि यार मैं एक ओवर देख कर आ रहा हूं तो यू नो कि आई विल बी बैक इन 4 to 5 मिनट्स, बिकॉज़ आपको पता है कि क्रिकेट में एक ओवर में 6 बॉल होती हैं। तो किसी ने सेट किया होगा कि रूल ये है कि एक ओवर में 6 बॉल होंगी, क्रिकेट का मैक्सिमम स्कोरिंग शॉट 6 होगा, एक टीम में जो 11 प्लेयर्स होंगे, यू नो ऑल दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो फ्रेमवर्क क्या है, आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है। फ्रेमवर्क आपको जो है वो बेसिकली रूल्स प्रोवाइड कर रहा है। स्टैंडर्ड अगर हम उसके कंट्रास्ट में देखें तो स्टैंडर्ड हमें बताता है कि जी हमारे पास कलेक्शन ऑफ गुड प्रैक्टिसेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस के हैं। यानी कि मैं कोई काम कर रहा हूं, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, आप भी वही काम कर रहे हैं, वी डोंट नो ईच अदर बट यू आर आल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। Then another resource who is doing the project and is also same, he or she is also facing the same problem। तो हम तीनों जाहिर सी बात एक दूसरे को जानते ही नहीं है, अपने अपने एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं और प्रॉब्लम भी सब प्रोजेक्ट रुकेंगे नहीं, हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालें। somehow हम तीनों कहीं ना कहीं गेट टुगेदर हो गए और हमने कहा कि जनाब इसका जो बेस्ट तरीका कहाँ है वो ये है। अब जरूरी नहीं कि वो बेस्ट तरीका 100% हर जगह चले, हो सकता है 90% पे वो इम्प्लीमेंट हो रहा हो, 99 पे ना हो रहा हो, लेकिन जनरल 90% पे हो रहा हो, 5 जगह 2-4 जगह जो है वो इम्प्लीमेंट ना हो। तो स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, वो है कलेक्शन ऑफ गुड प्रैक्टिसेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस। देन द लास्ट जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं वो मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी क्या है, हमारे पास स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन, जिसको हम एसओपी भी कहते हैं। तो जो हमारे पास पीएमआई है और पीएमआई ने जो हमें पीएम बॉक जो प्रोवाइड किया, पीएम बॉक को हम जनरली कहते हैं इट इज अ स्टैंडर्ड व्हिच गिव्स अस अ गुड प्रैक्टिसेस टू परफॉर्म आवर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यहाँ पर जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो पीएमआई की बुक 2008 तक जो थी उसमें बेसिकली 3 सेक्शन। जो पहला सेक्शन था उसको वो कहते थे फ्रेमवर्क, यानी कि जिसमें आपको बताया जाएगा कि प्रोजेक्ट किसे कहते हैं, प्रोग्राम किसे कहते हैं, ऑपरेशंस किसे कहते हैं, ताकि आपको सबके लिए एक ही कॉमन लैंग्वेज और ये ना कि मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ या मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ या मैं ऑपरेशन में, तो सारे के सारे एक ही इन्वायरमेंट में एक ही चीज को बात कर रहे हो। सबसे पहले मैं आपको जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क के हवाले से गाइड करूंगा। तो पीएमआई ने पीएम बॉक में चैप्टर नंबर 1 में और चैप्टर नंबर 2 में जो है वो फ्रेमवर्क को प्रोवाइड किया। अगर मैं फ्रेमवर्क के हवाले से बात करूं और प्रोजेक्ट के फ्रेमवर्क के हवाले से बात करूं, सबसे पहली डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं वो डेफिनेशन है प्रोजेक्ट की। जनरली जब मैं प्रोजेक्ट की बात करता हूं लोग कहते हैं प्रोजेक्ट का मतलब है ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज, यू नो ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। होल्ड ऑन, प्रोजेक्ट का मतलब है प्रोजेक्ट इज अ टेम्परेरी endeavor undertaking to create a unique product or service। तो जनरली हम देखें तो हम कहते हैं कि जनाब प्रोजेक्ट के 2 एट्रीब्यूट्स, एक तो वो टेम्पररी है, दूसरा वो यूनिक है। टेम्पररी का मतलब ये है कि मैं जिस भी काम की बात कर रहा हूँ, जिस भी इनिशिएटिव की बात कर रहा हूँ, उसको किसी ना किसी दिन खत्म होना है और फिर वो ट्रांजिशन हो जाएगी, वो ऑपरेशन में चला जाएगा। ये नहीं कि ऑन गोइंग चले जा रहा है। दूसरा यूनिक, अक्सर लोग यूनिक पे झगड़ा करते हैं। ये यूनिक का क्या मतलब है, क्या मैं हर दफा नया काम कर रहा हूँ? अगर हर दफा नया करूंगा तो मेरे ख्याल से शायद दुनिया में बहुत ही कम ऐसे
ऐसे इनिशिएटिव्स होंगे जो प्रोजेक्ट के संग्रह में आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है यूनिक का मतलब अगर नई चीज है, लेकिन हम कहते हैं PMI समझाती है कि यूनिक का मतलब ये नहीं कि हम हर दफा नया काम कर रहे हैं। बेसिकली यूनिक का मतलब ये है कि जो आपके प्रोजेक्ट के मल्टीपल वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज जो है वो उसको यूनिक बनाती है। लेट्स सपोज मैं एक ब्रिज बना रहा हूँ, ठीक है, ब्रिज की हाइट है, ब्रिज की विड्थ है, ब्रिज में कॉस्ट लगी है, ब्रिज में टाइम लगा है, ठीक है, यही सेम चीज दूसरे ब्रिज में होगी, लेकिन जाहिर है उसकी हाइट, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी कॉस्ट, उसके रिसोर्सेज सेम नहीं होंगे, वेरिएबल्स दोनों में सेम है, उनकी वैल्यूज जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो प्रोजेक्ट के लिए हमने कहा कि प्रोजेक्ट क्या है, टेम्पररी, और प्रोजेक्ट जो है वो यूनिक है। अब इस टेम्पररी और यूनिक प्रोजेक्ट को जनरली हम बात करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं ऑपरेशन से। ऑन द अदर हैंड ऑपरेशंस क्या है, ऑन गोइंग एंड रिपीटेटिव है, यानी कि वो होते रहेंगे, चलते रहेंगे, होते रहेंगे, चलते रहेंगे, और वो उस वक्त तक चलते रहेंगे जब तक कि ऑर्गेनाइजेशन है या वो डिपार्टमेंट है या उस प्रोडक्ट की हमें जरूरत है। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं प्रोजेक्ट क्या है, वो टेम्पररी और यूनिक है। फिर हम इसी कंट्रास्ट में जब आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें कोई ना कोई कॉन्सेप्ट चाहिए। तो हम कहते हैं जो कॉन्सेप्ट है, जो फ्रेमवर्क है, जो नॉलेज है, वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जब मैं लोगों से कहता हूँ यार ये बताओ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, जो कॉमन डेफिनेशन आती है टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी। हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट का मतलब है कि हम विद इन टाइम करेंगे, विद इन कॉस्ट करेंगे, विद इन क्वालिटी करेंगे। PMI ने फर्दर इसको रिफाइन किया, उसने कहा कि प्रोजेक्ट का मतलब ये है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। इट्स नॉट अबाउट टेक्निकल नॉलेज, इट्स ऑल अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज, कि आप किस तरह से अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज को अप्लाई करें। सो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, अगेन ये टेक्निकल स्किल्स नहीं है कि जनाब मैं कहूँ कि जी मैं कंस्ट्रक्शन में हूँ तो मुझे कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैं IT में हूँ तो मुझे IT का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैं इंजीनियरिंग में हूँ तो मुझे इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। But it's all about leadership skills, negotiation skills, communication skills, and I would say political skills also. So application of knowledge, skills, tools and techniques, like tools में multiple tools हैं, PM Box में I think 132 plus tools and techniques ने provide किए हैं जिनको आप जो है वो project कर सकते हैं। So the application of knowledge, skills, tools and techniques to meet project objectives, जो भी हमारे project objectives हैं जिनको हमने temporary और unique तरीके से perform करना है तो हम उसको बात कर रहे होते हैं। तो हमने कहा कि project जो है वो टेम्पररी यूनिक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स है, एप्लीकेशन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स है। फिर इस प्रोजेक्ट को, इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से कौन करता है, वो करता है प्रोजेक्ट मैनेजर। जनरली हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सक्सेस फेलियर का। PMI ने बड़ा मजेदार इस दफा चेंज किया है डेफिनेशन, उसने कहा प्रोजेक्ट मैनेजर इज एन असाइन्ड रिसोर्स हु इज रिस्पॉन्सिबल टू लीड द टीम who will manage the project। ये वही नहीं कह रहे कि जनाब प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट को करेगा, वो कह रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजर उस टीम को लीड करेगा जिसने जो है वो आपको प्रोजेक्ट डिलीवर कराना है, और प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए उस एरिया का, उस इंडस्ट्री का टेक्निकल होना जरूरी है। PMI ने प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो है बड़ी मजेदार बात की कि प्रोजेक्ट मैनेजर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो उसकी जो है वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो बेसिकली क्या, नंबर 1 नॉलेज अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज है। नंबर 2 ये है कि जनाब उसकी परफॉर्मेंस ये है कि वो प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जरिए इंप्लीमेंट कराएंगे, ना कि इस एनवायरनमेंट में हो नहीं सकता है या मसले मसाइल। और तीसरा उसका पर्सनैलिटी, किस तरह से लीड करता है टीम को और ओवरऑल एनवायरनमेंट को, स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करता है, और कैसे वो ब्रिज के तौर पे जो है परफॉर्म करता है बिटवीन द टीम एंड द मैनेजमेंट। फिर हम जनरली जब हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे होते हैं तो सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजर के बाद वो ये है जनाब प्रोग्राम मैनेजमेंट। जनरली लोग समझते हैं कि जनाब अगर प्रोजेक्ट की साइज 2-3 साल की है या उसकी जो कॉस्ट है वो एक अमाउंट से बढ़ गई है तो वो प्रोग्राम है, या ये कि अगर मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोग्राम है। हालांकि ऐसा नहीं है, प्रोग्राम का मतलब कहीं भी नहीं है कि आप 2-3 प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहे हैं तो आप प्रोग्राम मैनेजर हैं, या आप अपनी डिपार्टमेंट के 5-6 प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं तो आप प्रोग्राम मैनेजर। प्रोग्राम मैनेजर का मतलब ये है कि यू आर मैनेजिंग मल्टीपल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली जितना भी झगड़ा है वो रिलेटेड की टर्मिनोलॉजी पे, रिलेटेड डज नॉट मीन कि सेम आईटी साइड डिफरेंस आईटी है तो सेम इंडस्ट्री से हो या सेम जो है वो डिपार्टमेंट से हो या सेम एनवायरनमेंट से हो। बेसिकली रिलेटेड का मतलब है कि वो किसी बेनिफिट से अलाइंड है। तो जो डेफिनेशन है वो ये है कि प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स मैनेज्ड इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। तो रिलेटेड का मतलब ये कि बेनिफिट से अलाइन है, कोऑर्डिनेटेड का मतलब ये कि अगर मैं को इंडिविजुअली मैनेज करूंगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, तो वो अगर कोऑर्डिनेटेड होंगे तो आपस में एक दूसरे को मैनेज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास तीसरा कौन सा आता है वो पोर्टफोलियो का आता है। जनरली हम ये समझते हैं कि जनाब पोर्टफोलियो है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम, ऑपरेशन सब पोर्टफोलियो। लेकिन यहाँ पर हमारा मकसद डायरेक्टली कोई मैनेजमेंट नहीं है, हमारा मकसद ये है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करेंगे बाय डूइंग इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास प्रोजेक्ट में हमने डिलीवरेबल प्रोड्यूस करने हैं, और प्रोजेक्ट क्या है हमारे पास टेम्पररी और यूनिक है। प्रोग्राम में हमने बेनिफिट्स प्रोड्यूस करने हैं और प्रोग्राम क्या है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स,
सब प्रोग्राम्स है ऑपरेशन, तो रिलेटेड जो है वहाँ पे टर्मिनोलॉजी है और बेसिकली यहाँ बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। और तीसरा हमारे पास क्या है, पोर्टफोलियो, जिसमें हम कहते हैं कि जनाब उसमें हम स्टडी ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, इफेक्टिव मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो उसके कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स हैं यानी कि सब पोर्टफोलियो, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स वो आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं फ्रेमवर्क की, तो चैप्टर नंबर 1 में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पीएमआई ने डिफाइन किया है, जो अक्सर लोग जो है वो बड़ा जो है मिसयूज करते हैं। इनफैक्ट मैंने 2007-2008 में कोई 9 वर्कशॉप्स की हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, लेकिन पीएमओ होता क्या है। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पीएमओ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। प्रोजेक्ट ऑफिस क्या है, एक सेंट्रल यूनिट है, सेंट्रल बॉडी है जो कि टेम्पररी भी होती है और परमानेंट भी होती है। लेकिन झगड़ा ये नहीं कि वो टेम्पररी परमानेंट है। दूसरी बड़ी बात ये है कि जो आप पीएमओ सेटअप कर रहे हैं उसकी नंबर ऑफ फंक्शंस क्या हैं। हम करते क्या है कि हम कहते हैं या तो वो बिल्कुल ही लोअर लेवल पे जो है वो आप कहते हैं कि जी आपने इसको पोस्टमैन बना दिया है, या आप उसको पुलिस वाला बना देते हैं। तो पोस्टमैन और पुलिस वाले के दरमियान भी कुछ चीजें होती हैं जिसका आपने देखना होगा। तो पीएमआई ने आपको 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएमओ डिफाइन किए। एक है सपोर्टिव पीएमओ, दूसरा है कंट्रोलिंग पीएमओ और तीसरा है डायरेक्टिव पीएमओ। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सपोर्टिव पीएमओ में हम प्रोसेसेस बना रहे हैं, मेथोडोलॉजी बना रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि भाई हम आपको प्रोवाइड करें ना, इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। कंट्रोलिंग में हम आपको ऑडिट कर रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कंट्रोल कर रहे हैं। और डायरेक्टिव में एक्चुअली जब भी कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि क्रिटिकल है या स्ट्रेटेजिक है, तो वो हम पीएमओ की टीम से करवा रहे हैं। और जितने भी लोग हमें दूसरे डिपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट में चाहिए वो उस टाइम पीरियड तक आइडियली जो है सिर्फ और सिर्फ पीएमओ के मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे। ट्रेडिशनली अपने जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर को रिपोर्ट नहीं करेंगे, ताकि हम इफेक्टिवली इसको जो है वो मैनेज कर सकें। फिर यहाँ पर जो बेसिकली लास्ट कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस करते हैं वो है बिजनेस वैल्यू का। बिजनेस वैल्यू है कि हम जो भी प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, किसी ना किसी बिजनेस रिजल्ट लेकर जा रहे हैं, किसी न किसी टारगेट को अचीव करने जा रहे हैं, तो वो टेंजिबल या इनटेंजिबल वैल्यू को जो है हम आइडेंटिफाई कर लें, ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को एंड रिजल्ट को कहते हैं कि बिगिन विद एंड इन माइंड, उसके हिसाब से जो है हम उसको परफॉर्म कर लें। फिर हम बात करते हैं जनाब चैप्टर नंबर 2 की, जो कि अगेन फ्रेमवर्क का हिस्सा है और इसके 3 मेजर सेक्शंस हैं। पहला जो हिस्सा है वो बेसिकली बात करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स का, कि जनाब हम जो भी हमारी डेजिग्नेशन हो, मैनेजर प्रोजेक्ट, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, औकात हमारी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से पता चलेगी। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो बेसिकली हमारे पास है वो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इसको इट इज बेसिकली वन ऑफ एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर जिसके जरिए जिसके अंदर रहते हुए हमने प्रोजेक्ट को परफॉर्म करना है। तो हमें जनरली 2 टाइप्स की जो है वो प्रोजेक्ट टाइप्स मिलती हैं, एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मिलती है और दूसरी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन मिलती है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का फायदा ये है कि आपको क्लियर कैरियर पाथ है, आपको पता है जब तक ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है, आपकी बॉस से बन रही है, आपकी जॉब पक्की है। मसला क्या है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर प्रोजेक्ट लेट होता है क्योंकि हर डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी अपनी होती है और हर रिसोर्स जो है वो अपने फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट करी होती है। दूसरे एंड पे हमारा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोजेक्ट टाइम पर हो रहा होता है, लोग उसमें डेडिकेटली काम कर रहे होते हैं। नुकसान ये जनाब कि जब प्रोजेक्ट खत्म तो आपको लाभ पड़े, चलो बात चलेगा, देयर इज नो होम फॉर द प्रोजेक्ट डिफाइन किया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने। तो इन दोनों की फीचर्स को देखते हुए जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट्स उन्होंने एक नई टाइप की इंट्रोड्यूस करके कहते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। और फिर मैट्रिक्स को फर्दर 3 टाइप्स में डिफाइन किया है। एक रहती है वीक मैट्रिक्स जो बेसिकली मोर टुवर्ड्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी कहलाती है बैलेंस मैट्रिक्स और तीसरी है स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स जो कि स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स जो है वो मोर टुवर्ड्स प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वीक मैट्रिक्स में भी प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल तो पार्ट टाइम होता है, लेकिन वो ज्यादातर जो है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, कोऑर्डिनेशन परफॉर्म कर रहा होता है। बैलेंस मैट्रिक्स में प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल पार्ट टाइम की जगह फुल टाइम हो जाता है। और मसला क्या होता है, जो टीम है वो अपने फंक्शनल मैनेजर को भी रिपोर्ट कर रही होती है और साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट कर रही होती है। जो आइडियल है वो ये कि स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स है, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट हमने कहा कि हमने इस टीम के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए इस टीम को, इस प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है वो जो असाइन कर दिया, तो हमारा जो भी प्रोजेक्ट होगा जब भी वो स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में हो रहा है, तो टीमें जो है वो अपने फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट नहीं करेंगे जब तक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। अगर प्रोजेक्ट 2 साल का है, 2 साल के लिए नहीं हो सकता है, उस प्रोजेक्ट के 2 साल के प्रोजेक्ट के लिए टीम 2 दिन के लिए इन्वॉल्व हो, 2 हफ्ते के लिए इन्वॉल्व हो, 2 महीने के लिए इन्वॉल्व हो, जिस भी टाइम पीरियड के लिए वो इन्वॉल्व है, वो टीम स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करती है, अपने फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट नहीं करती है। तो अगर नेटशेल में देखा जाए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास जो है वो प्रोजेक्ट्स लेट हो रहे होते हैं, प्रायोरिटीज हर डिपार्टमेंट की अपनी होती है, लेकिन हम ये कहते हैं हमारा क्लियर कैरियर पाथ है, प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल पार्ट टाइम होता है। जनरली हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर एज अ एक्सपेडाइटर के तौर पे जो है वो काम कर रहा है। फिर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की, प्रोजेक्ट मैनेजर फुली सपोर्टिव होता है, फुली जो है वो काम कर रहा होता है, सारी टीम्स को रिपोर्ट करी होती है। लेकिन टीम का जो है वो क्या होता है कि वो टेम्पररी टीम होती है, जब तक प्रोजेक्ट है वो है, उसके बाद जो है हम कहते हैं हवाई रोजी, तो उसमें काम कर होते हैं। वीक मैट्रिक्स में जो है प्रोजेक्ट मैनेजर पार्ट टाइम होता है, एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर रहा होता है।
बैलेंस मैट्रिक्स में जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को थोड़ी पावर मिल जाती है और वो जो है वो मल्टीपल टीम के साथ काम कर रहा था। स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में प्रोजेक्ट मैनेजर के पास पावर ज्यादा होती है और फिर वो ओवरऑल प्रोजेक्ट को भी आसानी से मैनेज कर लेता है। तो इशू ये आता है कि जब टीम वापस जाती है, अगर कोई टीम लंबे अरसे के लिए प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है तो डिपार्टमेंट में जाती है तो फिर उसकी अपनी लेयरिंग वगैरह के जो है वो इश्यूज होते हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमें चैप्टर नंबर 2 में डिफाइन किया गया, व्हिच इज वेरी वेरी क्रिटिकल जो है कॉन्सेप्ट है, वो है स्टेक होल्डर्स का। देखिए इतना क्रिटिकल है कि पीएमआई ने पीएमबॉक 2012 पूरा चैप्टर ऐड किया, पूरा नॉलेज एरिया ऐड किया। जब से पीएमबॉक आई 1996 से लेकर 2008 तक हमारे पास 9 नॉलेज एरियाज थे। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हमारे पास एक नॉलेज एरिया बढ़ गया जिसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। और कहते हैं हम स्टेक होल्डर को मैनेज नहीं कर सकते, बेसिकली हम स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करते हैं। तो स्टेक होल्डर्स की जब हम बात करते हैं तो हम कुछ क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो ये स्पॉन्सर कौन है। हम समझते थे स्पॉन्सर वो है जो पैसे दे रहा है, नहीं, स्पॉन्सर का मतलब पैसे देने से नहीं है। स्पॉन्सर वो है जो प्रोजेक्ट को इनिशियली चैंपियन कर रहा है। स्पॉन्सर वो है जो प्रोजेक्ट के गो नो गो डिसीजन ले रहा है। स्पॉन्सर वो है जो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर को सपोर्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट। तो बेसिकली और मजे की बात है कि हम समझते हैं स्पॉन्सर्स, अगर हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं वेंडर और बायर की तरफ से या फिर बायर और सेलर की तरफ से, तो हमेशा जो है बायर की तरफ से स्पॉन्सर होगा, नहीं, स्पॉन्सर बायर की तरफ से भी होता है और स्पॉन्सर सेलर की तरफ से भी होना चाहिए। जो बेसिकली जो भी चेंजेस रिक्वेस्ट आ रही है और जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको जो है वो सपोर्ट करे और उसको जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है जो भी उसको रिक्वायर्ड सपोर्ट चाहिए वहां से वो लेके दे। दूसरा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है स्टेक होल्डर के अंदर वो है कस्टमर और यूजर का। जनरली हम बात करते हैं कस्टमर और यूजर जो है बेसिकली वो आपके पास एंड यूजर है जो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। मोस्टली केसेस में कस्टमर और यूजर को सिनोनिमसली यूज किया जाता है, लेकिन कुछ केस में हम कहते हैं कि एंड यूजर तो वो है जो कि एंड रिजल्ट को या प्रोडक्ट को ले रहा है और कस्टमर वो है जो उसको रिव्यू करके अप्रूव करके एंड यूजर तक पहुंचा रहा है। फिर जो थर्ड कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है चैप्टर नंबर 2 में, इट इज दी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। और बड़ी ही तकलीफ दे बात यह है कि जितने लोग भी पीएमपी पास कर लेते हैं पढ़ते हैं, चलो वो पढ़ने के बाद उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है लाइफ साइकिल का। पहले समझिए लाइफ साइकिल है क्या। लाइफ साइकिल बताती है कि जी प्रोजेक्ट का स्टार्ट क्या और एंड क्या। हम लाइफ साइकिल को मल्टीपल फेजेस में डिवाइड करते हैं ताकि हम उसको आराम से प्लान कर सकें, उसके रिजल्ट्स को हम फोरकास्ट कर सकें, प्रेडिक्ट कर सकें और हम बेटर मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग परफॉर्म कर सकें। फिर हम ये कहते हैं कि जनाब जो फेजेस हैं वो आपस में सीक्वेंस में भी हो सकते हैं कि पहले एक फेज होगा फिर दूसरा फेज होगा और वो आपस में पैरेलल भी हो सकते हैं कि जनाब हमने दो जो है वो फेज को पैरेलल किया। फिर हमें ये देखना है कि हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस पर कौन सी लाइफ साइकिल चाहिए। क्या हमें जो प्रोजेक्ट का इसको फाइनलाइज है पता है तो हम कहते हैं कि भाई हम कोई प्रोडक्टिव लाइफ साइकिल यूज कर सकते हैं, या अगर मुझे पता है कि स्कोप जो है जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है, वेबसाइट डेवलपमेंट होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है, तो वहां पर फिर हम जो है वो प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल यूज नहीं कर सकते हैं। हमें वहां पे एडॉप्टिव लाइफ साइकिल यूज करनी पड़ती है, जिसमें बेसिकली अगर मैं एक जनरल जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि हम जो प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल होती है उसमें स्कोप को फ्रीज करते हैं और जो एडॉप्टिव लाइफ साइकिल होती है उसमें हम टाइम को फ्रीज करते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं और यहाँ पर हम कहते हैं कि जी हमने अपने फ्रेमवर्क को समझ लिया, मुझे ये पता चल गया कि प्रोजेक्ट किसे कहते हैं, प्रोग्राम किसे कहते हैं, पोर्टफोलियो किसे कहते हैं, मुझे ये समझ में आ गया कि जी पीएमओ की क्या टाइप होती है, पीएमओ और प्रोजेक्ट मैनेजर में क्या फर्क है। फिर हम ये कहते हैं कि जनाब हम जो प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसकी लाइफ साइकिल क्या है, क्योंकि लाइफ साइकिल जो होती है वो स्पेसिफिक टू इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारे पास, और हम जो जनरली पीएमबॉक में पढ़े होते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल नहीं होती, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल है जिसको पीएमआई कहता है प्रोसेस ग्रुप्स। तो हमें ये डिफरेंशिएट जो है वो जरूर करना चाहिए कि किस तरह से हम उसको यूज करेंगे। फिर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे ये पता चाहिए मेरी औकात क्या है। मेरी औकात बेसिकली वो नहीं है जो मेरे कार्ड पर डेजिग्नेशन लिखी हुई है, वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो मुझे बता रहा है कि मैं किस हद तक इस ऑर्गेनाइजेशन में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अपना रोल प्ले कर सकता हूँ। अब मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि जनाब इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप, प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप, एग्जीक्यूशन प्रोसेस ग्रुप, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप और क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप का क्या रोल है और हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि पीएमआई ने हमें बताया कि जनाब दो तरह के प्रोसेस होते हैं। एक कहलाता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस, कोई प्रोडक्ट बनेगी कैसे, उसके फीचर्स क्या होते हैं, और दूसरी होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस, यानी कि उसमें रिसोर्सेज कैसे एंगेज होंगी, उसमें इश्यूज कैसे मैनेज होंगी, उसकी स्केजुलिंग कैसे होगी। पीएमआई ने जो हमें पीएमबॉक में प्रोसेसेस दिए हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस, और इस वक्त हमें जो पीएमबॉक 2012 हम पढ़ रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमारे पास 47 प्रोसेसेस हैं जो कि बेसिकली मल्टीपल नॉलेज एरियाज के हैं। इनफैक्ट 10 नॉलेज एरियाज के हैं जो डिवाइड हुए हुए हैं या डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं अमंग 5 प्रोसेस ग्रुप्स। अगर आप पूरा प्रोसेस मैप देखेंगे तो आपको पीएमबॉक के पेज नंबर 61 में जो है वो मिल जाएगा। अगर मैं नटशेल में कहूँ तो टोटल हमारे पास 10 नॉलेज एरियाज हैं: इंटीग्रेशन, स्कोप, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, ह्यूमन रिसोर्स, कम्युनिकेशन, रिस्क, प्रोक्योरमेंट एंड स्टेक होल्डर।
तो ये हमारे 10 नॉलेज एरिया हैं और हर नॉलेज एरिया के कुछ ना कुछ प्रोसेसेस हैं। जैसे अगर मैं कहूँ इंटीग्रेशन है तो उसके हमारे पास 6 प्रोसेसेस हैं, प्लानिंग फिर हमारे पास स्कोप है तो फिर हमारे पास उसके कुछ प्रोसेसेस हैं, लेट्स वो 6 प्रोसेस उसके भी हैं। फिर हम कहते हैं टाइम है तो हमारे पास उसके 7 प्रोसेसेस हैं, कॉस्ट तो उसके 4 प्रोसेसेस हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं क्वालिटी तो उसके 3 प्रोसेसेस हैं, ह्यूमन रिसोर्स तो उसके 4 प्रोसेसेस हैं, कम्युनिकेशन तो उसके 3 प्रोसेसेस हैं हमारे पास। फिर हमारे पास रिस्क है तो उसके फिर हमारे पास 6 प्रोसेसेस हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे पास प्रोक्योरमेंट है उसके 4 प्रोसेसेस हैं। फिर हमारे पास स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है तो उसके बेसिकली जो है हमारे पास अगेन 4 प्रोसेसेस हैं। तो ये जो हर नॉलेज एरिया के प्रोसेसेस हैं ये डिवाइड हुए हैं 5 प्रोसेस ग्रुप में। तो इनिशिएशन में जो 2 प्रोसेसेस हैं वो एक प्रोसेस जो है वो बेसिकली इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का है, डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर, और एक प्रोसेस जो है वो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर। इस तरह से जो 47 प्रोसेसेस हैं जो मल्टीपल नॉलेज एरियाज हैं वो डिवाइड हुए हैं इन 5 प्रोसेस ग्रुप। तो इनिशिएशन में हमारे पास 2 प्रोसेसेस हैं, प्लानिंग में हमारे पास 24 है, एग्जीक्यूशन में हमारे पास 8 प्रोसेसेस हैं, मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग हमारे पास जो है वो 11 प्रोसेसेस हैं और क्लोजिंग में जो है हमारे पास 2 प्रोसेसेस हैं। तो अब इससे आगे जो है मैं बेसिकली आपको हर प्रोसेस ग्रुप और हर प्रोसेस ग्रुप के प्रोसेसेस के बारे में बता रहा हूँ। बस हमें ये ख्याल रखना है कि जो 5 प्रोसेस ग्रुप्स हैं ये ओवरऑल प्रोजेक्ट पे भी इंप्लीमेंट होते हैं और साथ साथ हम किसी भी प्रोजेक्ट के फेज में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर फेज में जो है वो 47 प्रोसेसेस लगा रहा हूँ। मेरा काम ये कि मुझे ये देखना कि मुझे इस प्रोसेस की जरूरत है या नहीं, या जो मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही है वो इस प्रोसेस से सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप। देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि जो प्रोसेस ग्रुप है हम इसको प्रोजेक्ट में यूज करना चाह रहे हैं एज अ होल या हम इसको हर फेज में यूज करना चाह रहे हैं। पीएमआई ने हमें प्रोजेक्ट इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप में 2 प्रोसेसेस दी हैं, एक है डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर और दूसरा है आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर। अगर मैं प्रोसेस ग्रुप को डिफाइन करूं इन वन वर्ड तो मैं कहूंगा बेसिकली इस प्रोसेस ग्रुप में हम डिसीजन ले रहे हैं कि भाई व्हाट इज आवर टारगेट इज टू गेट डिसीजन। हम जब बात करते हैं तो आउट ऑफ 47 प्रोसेस जो पहला प्रोसेस है हमारा डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर तो इस प्रोसेस का आउटकम है। व्हाई वी नीड दी डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर प्रोसेस, ताकि हम जो भी प्रोजेक्ट का डिसीजन लिया है वो सबको बता दें और साथ साथ जो है हम ये बता दें कि इस प्रोजेक्ट को कौन परफॉर्म करेगा। ठीक है, इस प्रोसेस पे ज़्यादा डिटेल में बात करने से पहले अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जनाब मुझे वो स्टेप्स बता दें कि जिनको हम परफॉर्म करेंगे तो हम कहेंगे हाँ जी हम इनिशिएशन परफॉर्म करें, तो जनरली लोग मल्टीपल स्टेप्स बताते हैं। जनरली जो है वो कहते हैं कि जी हम स्कोप को डिटेल में देख रहे हैं या हम रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं या हम चार्टर लिख रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हम किस एनवायरनमेंट में, किस इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। फिर हमें देखना चाहिए कि हमारा एक्सपीरियंस क्या है इस इंडस्ट्री का या इस एनवायरनमेंट का या इस प्रोजेक्ट के हवाले से। फिर मैं कहता हूँ कि हम प्रोजेक्ट की जो स्कोप है उसके ऑब्जेक्टिव्स को रिव्यू कर लें, उसके रिस्क को और उसके कॉन्स्टेंट्स को रिव्यू कर लें और फिर हम डिसीजन लें। मल्टीपल हमारे पास मेथड्स हैं, स्कोरिंग मेथड है, वेटेड मेथड है, फाइनेंशियल मेथड्स भी हैं, जिसकी बेसिस पे कहेंगे हाँ जी हमें ये प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना है। वंस वी डिसाइडेड कि हाँ हमें ये प्रोजेक्ट करना है तो हमें प्रोजेक्ट मैनेजर को आइडेंटिफाई करें, उस बेचारे को उसकी प्रायोरिटी, उसकी जो अथॉरिटी है वो डिफाइन करें और हम एक प्रोजेक्ट चार्टर बना के जो है वो उसको डिलीवर करें, उसको दे दें ताकि सबको पता चल जाए कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट मैनेजर परफॉर्म करने जा रहा है और साथ साथ जो है ये इस प्रोजेक्ट की ये जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर फाइनली जो एक रोल प्रोजेक्ट मैनेजर परफॉर्म करता है इस प्रोजेक्ट में वो ये है कि वो स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करता है। इनफैक्ट ये जो रोल है ये इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप में है और जब जब हम इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप चलाएंगे चाहे प्रोजेक्ट के लिए चाहे प्रोजेक्ट के किसी फेज के लिए, तो जो मेन काम है प्रोजेक्ट मैनेजर का वो ये है कि वो स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करे। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि जब मैं एक दफा आइडेंटिफाई करूंगा और फिर वो हमेशा जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो जो स्टेप्स हम इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप के यूज करते हैं प्रोजेक्ट इनिशिएट करने के लिए वो क्या है कि हम एनवायरनमेंट को स्टडी कर लें, हम अपनी स्ट्रेंथ को जो है वो चेक कर लें, हम ये देख लें कि प्रोजेक्ट के स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम उसके रिस्क को, उसके असम्पशंस को, उसके कॉन्स्ट्रेंट्स को डबल चेक कर लें। फिर हम प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लें किसी न किसी मेथड के जरिए, चाहे वो सिलेक्शन मेथड है या वो वेटेड स्कोरिंग मॉडल है या वो हमारे पास कोई फाइनेंशियल सिलेक्शन मेथड है। और फिर हम प्रोजेक्ट मैनेजर को आइडेंटिफाई करके उस प्रोजेक्ट पे असाइन कर दें और प्रोजेक्ट चार्टर बना के उस बेचारे को जो है वो एक अथॉरिटी और एक अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और फिर प्रोजेक्ट मैनेजर का काम यह है कि जब वो प्रोजेक्ट में अपॉइंट होता है, असाइन होता है, तो सबसे पहले जो है वो स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करें जिनके साथ जो है उसने ये प्रोजेक्ट करना है, जिनके लिए उसने प्रोजेक्ट करना है, जिनसे बच के उसने जो है वो ये प्रोजेक्ट जो है वो परफॉर्म करना है।
तो यहाँ पर जो दो प्रोसेसेस है, पहले प्रोसेस का मकसद सिर्फ ये है डेवलपर चैप्टर का कि हम जो है प्रोजेक्ट की जो नीड है उसको समझते हुए और प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको देखते हुए हम ये डिसीजन लें कि जनाब हमें ये प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना है। और ये जो डिसीजन है ये कोई पोर्टफोलियो मैनेजर ले रहा होगा, सीईओ ले रहा होगा, एग्जीक्यूटिव कमेटी ले रही होगी, पीएमओ अगर उसका रोल है उस लेवल का तो वो उसको ले रहा होगा, और फाइनली जो है वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोजेक्ट चार्टर जो है वो प्रोवाइड कर रहा होगा। और जब प्रोजेक्ट मैनेजर आएगा तो फिर बेसिकली उसके पास जो पहला प्रोसेस है वो है आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स का, जिसमें वो स्टेक होल्डर एनालिसिस के टूल के जरिए जो है वो स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर रहा होगा। और हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स पहले या पहली दफा ही बैठे कर लेगा, ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जनरली कहा जाता है कि स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस जो हर प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल के फेज में जो है वो इंप्लीमेंट हो रहा होगा। फिर हम कहते हैं कि जो टूल है हमारे पास स्टेक होल्डर एनालिसिस का, मेनली उसमें हम क्या कर रहा होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर रहा होगा, उनका नाम क्या है, उनका प्रोजेक्ट में रोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में रोल क्या है, उनके इंपैक्ट को देख रहा होगा कि उस प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर का पोटेंशियल इंपैक्ट क्या है प्रोजेक्ट में, अगर नेगेटिव है तो वो क्या है, अगर पॉजिटिव है तो वो क्या है। एंड तीसरा वो असेसमेंट कर रहा होगा बेसिकली कि अगर वो स्टेक होल्डर पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाए तो क्या लगेगा, अगर कोई नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाए तो उससे क्या प्रोजेक्ट पे इंपैक्ट पड़ सकता है। तो उसके लिए वो मल्टीपल टूल यूज कर सकता है, जैसे कि वो इन्फ्लुएंस इंपैक्ट ग्रिड यूज कर सकता है और मल्टीपल जैसे सैलियंस मॉडल यूज कर सकता है, ताकि वो अपना एक स्टेक होल्डर रजिस्टर जो है वो डेवलप करवा सके। अगर मैं ये कहूं कि जनाब ये जो हमने डिस्कशन की है ये तो वो है जब हम प्रोजेक्ट को इनिशिएट करें, अगर हम फेज को इनिशिएट कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर को आइडेंटिफाई करने की या प्रोजेक्ट चार्टर बनाने की जरूरत नहीं है, या कोई फाइनेंशियल सिलेक्शन मेथड की जरूरत नहीं है। हाँ ये जरूर है कि मैं देखूंगा कि जनाब इस फेज को हमने कैसे रन करना है, इस फेज के स्कोप, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके रिस्क वगैरह क्या है, और हमें इसमें कोई नया अगर स्टेक होल्डर है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लें। तो यहाँ तक जो है बेसिकली हमने बात की कि हमारे पास इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप क्या रोल परफॉर्म करता है प्रोजेक्ट की इनिशिएशन में या फेज की इनिशिएशन में। अब हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप की। आउट ऑफ 42 प्रोसेसेस 24 प्रोसेसेस जो हैं वो प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में। आप समझ सकते हैं कि प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप की कितनी इंपॉर्टेंस है। हम अक्सर जो है प्लानिंग को जो है वो बस कह रहे होते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, हम जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे प्लानिंग खुद ब खुद पता नहीं कैसे जो है वो होती रहेगी। तो प्लानिंग की जब हम प्रोसेस ग्रुप की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास तकरीबन जो है वो ये कॉन्सेप्ट ये है कि हम मेनली जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे परफॉर्म करेंगे, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और ओवरऑल रिजल्ट जो क्या निकालेंगे। जनरली इसके जो स्टेप्स बनते हैं कि जनाब हम प्लानिंग को किन किन स्टेप्स के जरिए परफॉर्म करेंगे, तो मैं कहता हूँ सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हम स्कोप को रिव्यू करने के बजाय ये देखें कि ये जो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, इसकी क्रिटिकलिटी की वजह से, इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से इसमें कितनी प्लानिंग करनी है। तो मेरे हिसाब से प्लानिंग का पहला स्टेप यही है कि हमें इस प्रोजेक्ट में कितनी प्लानिंग करनी, कितनी मगजमारी करनी है, ताकि फिर हम फर्दर जो है अपने स्टेप रिफाइन कर सकें। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप जो अक्सर लोग यहाँ पे नहीं करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो रहा, या पीएमआई के जो कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान में इंप्लीमेंट नहीं होते, वो ये है कि हम प्रोजेक्ट को उसके प्रोसेस ग्रुप से ना करें कि जी प्रोजेक्ट इनिशिएट होगा, प्लान होगा, एग्जीक्यूट होगा, मॉनिटरिंग कंट्रोल होगा, क्लोज होगा, बल्कि हम उसको उसकी लाइफ साइकिल से करें। तो जो सेकंड स्टेप है वो ये कि हम प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल को फाइनलाइज करें, और प्रोजेक्ट को करने के लिए जो हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एसओपीज चाहिए, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स, उसको हम जो है वो डेवलप कर लें या पीएमओ से ले लें। तो जनरल हमारे पास जो कोर प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, स्कोप मैनेजमेंट प्लान, स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान, रिस्क मैनेजमेंट प्लान। ये वो चीजें हैं जो हम प्रोजेक्ट में परफॉर्म कर रहे हैं, हमें उसकी गाइडलाइंस चाहिए कि हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, कैसे इसको एक्सेप्ट करवाएंगे। तीसरा जो है वो ये है कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लें। अक्सर लोग कहते हैं असल हमारे पास तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स का है या डिटेल रिक्वायरमेंट थी, भैया अगर आया है तो फिर इतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन अगर नहीं है या उस लेवल का नहीं है तो फिर आपको उसके लिए थोड़ी सी जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। तो तीसरा स्टेप ये है कि आप रिक्वायरमेंट को गैदर कर लें। चौथा स्टेप ये कि उस रिक्वायरमेंट को कन्वर्ट करते हैं आप स्कोप स्टेटमेंट में कि जनाब आपने ये रिक्वायरमेंट तो आपने ये सारी कही थी 1 2 3 4 5, इसमें रिक्वायरमेंट भी है, इसमें विश लिस्ट भी है, इसके ख्वाब भी है, सारी चीजें, लेकिन प्रोजेक्ट में इनमें से आपके पास जितने पैसे हैं, जितना टाइम है, जितनी औकात है आपकी, जो आप समझ सकते हैं, उस हिसाब से जो है आपको ये जो है 5 रिक्वायरमेंट में से या 5 आपके आइटम्स में से उनसे रिक्वायरमेंट है, उनसे 5 आइटम में से ये 3 जो है वो हम डिलीवर कर सकते हैं। तो आइंदा प्रोजेक्ट में जितने भी फ्यूचर डिसीजन होंगे वो स्कोप स्टेटमेंट की बेसिस पे होंगे। तो हमारे पास जो फोर्थ स्टेप है वो बेसिकली ये है कि हम अपने स्कोप को फाइनलाइज कर लें। फिफ्थ स्टेप में हम ये करेंगे कि जो हमारे स्कोप है उसको हम ट्रांसपोज करने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डज नॉट मीन वी हैव लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज। बेसिकली वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डज नॉट कंटेन एनी एक्टिविटी।
वर्क प्रोडक्शन स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली आपका डिलीवरेबल ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट है। जब हम अपने WPS को बना लेते हैं और उसको हम डिकम्पोज कर देते हैं और उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जहां पर हमें वर्क पैकेजेस मिल जाते हैं, तो हम कहते हैं हमारा जो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम उस वर्क पैकेज को कन्वर्ट करते हैं एक्टिविटीज में। तो स्टेप नंबर 6 ये कि हम उसको एक्टिविटीज में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम एक्टिविटीज को फिर क्या करते हैं, सीक्वेंस कर देते हैं, कौन सी एक्टिविटी पहले होगी और कौन सी एक्टिविटी जो है वो हमारे पास बाद में होगी। जब हम एक्टिविटीज को सीक्वेंस में कर लेते हैं तो फिर हम उन सीक्वेंस एक्टिविटीज के ऊपर रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हमें कितनी टाइप की और कितनी क्वांटिटी में रिसोर्सेज चाहिए, और फिर हम इसके बाद जो है अपना बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स प्लान भी जो है वो फाइनलाइज कर लेते हैं, जिसमें ना सिर्फ ये होता है कि हमारे प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज क्या हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप्स क्या होंगे, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा होगा, किससे काम करवाना है, बल्कि साथ साथ ये भी होता है कि हमारा स्टाफिंग मैनेजमेंट प्लान क्या है कि हम किस तरह से रिसोर्सेज को एक्वायर करेंगे, किस तरह से रिसोर्सेज को प्लान करेंगे, किस तरह से रिसोर्सेज काम करवाएंगे, किस तरह से रिवॉर्ड देंगे और किस तरह से उनको जो है वो प्रोजेक्ट में रिलीज करेंगे। तो जब हम बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स प्लान बनाते हैं तो हम उन रिसोर्सेज की मदद से उन रिसोर्सेज को अंडरस्टैंड करते हुए प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन एस्टिमेशन करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन क्या है। जब हम अपने प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन एस्टिमेशन कर लेते हैं तो साथ अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी जो है वो हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्टिमेशन क्या है। फिर हम बेसिकली अपने स्टेप नंबर 10 की तरफ जाते हैं जहां पर हम अपने प्रोजेक्ट की स्केड्यूल को फाइनलाइज करते हैं। हम कहते हैं कि हमें स्केड्यूल बेसलाइन जो है वो हम बना रहे हैं, और स्केड्यूल बेसलाइन बनाने के बाद फाइनली जो हमारा स्टेप नंबर 11 आता है प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि हम अपनी कॉस्ट बेसलाइन को जो है वो फाइनल करें। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप, जिसको हम जाहिर सी बात है अगर हम प्रोजेक्ट के लिए करें तो डिटेल होगा, हर फेज के लिए करेंगे तो बार बार मुझे ये स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे, कुछ नहीं करने पड़ेंगे, या कुछ की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो अगर मैं उन स्टेप्स को रिपीट करूं तो मुझे सबसे पहले तो जो है मैं ये देखूंगा मुझे प्लानिंग कितनी करनी है, मेरे प्रोजेक्ट की टाइप क्या है, मुझे प्रोजेक्ट की क्रिटिकलिटी क्या है, ठीक है, मेरे प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसके हिसाब से जो मैं प्रोजेक्ट की प्लानिंग को डिफाइन करूंगा। नंबर 2 मैं उसकी लाइफ साइकिल सेट करूंगा, ये प्रोजेक्ट किन किन फेजेस से गुजरेगा, इस प्रोजेक्ट की जो है वो रिक्वायरमेंट क्या है और उसके अंदर मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे परफॉर्म करनी है। फिर मैं प्रोजेक्ट के लिए उसकी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करूंगा, उन रिक्वायरमेंट्स को जो है मैं बेसिकली स्कोप स्टेटमेंट में कन्वर्ट करूंगा, फिर उस स्कोप स्टेटमेंट को मैं जो है वो ट्रांसपोज कर दूंगा इनटू वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। जब मैं ये काम कर लूंगा पांचों, तो फिर मैं उस प्रोजेक्ट को जो है 6 नंबर पे एक्टिविटीज में कन्वर्ट करूंगा, 7वें नंबर पे उन एक्टिविटीज को मैं सीक्वेंस में लेकर आऊंगा, फिर 8वें नंबर पे उन सीक्वेंस एक्टिविटीज पे मैं जो है वो रिसोर्सेज को एस्टिमेट करूंगा कि जनाब ये मेरे प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हो, जिनको हम अक्सर कहते हैं वर्क रिसोर्सेज एंड मटेरियल रिसोर्सेज। फिर बेसिकली मैं 9वें नंबर पे जो है अपने प्रोजेक्ट की रिसोर्सेज की मदद से उसकी ड्यूरेशन एंड कॉस्ट एस्टिमेशन परफॉर्म करूंगा, और 10वें नंबर पे मैं अपने प्रोजेक्ट के स्केड्यूल को स्केड्यूल बेसलाइन में फाइनलाइज करूंगा। फाइनली प्लानिंग के अंदर जो है मैं अपनी कॉस्ट बेसलाइन जो है वो डेवलप करूंगा। इसके बाद बेसिकली हम जाएंगे और हम समझेंगे कि बेसिकली हम एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोलिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। जनरली हम समझते हैं कि जिस तरह मैंने आपको इनिशिएशन अलग से समझाया या जिसमें मैंने आपको प्लानिंग अलग से समझाया, तो एग्जीक्यूशन और कंट्रोलिंग भी अलग अलग होगी, हालांकि ऐसा है नहीं। एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोलिंग जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे होते हैं। तो मैंने एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोलिंग को समझाने के लिए 3 केसेस बनाए। अगर हमें ये तीनों केसेस समझ में आ जाते हैं तो हमारे लिए एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोलिंग को समझना कोई मसला नहीं है। अगर हम जनरली बात करें तो जो पहला प्रोसेस है एग्जीक्यूशन का, अगर हम PMBOK में पेज नंबर 61 में देखते हैं तो वो है हमारे पास डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क। तो डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क के 3 आउटपुट्स हैं, डिलीवरेबल जो हमने रिजल्ट प्रोड्यूस किया, वर्क परफॉर्मेंस डाटा, इस वक्त हमारी रॉ इंफॉर्मेशन क्या है, रॉ ऑब्जर्वेशन कहाँ है, क्या है, हम कहाँ खड़े हुए हैं, और तीसरा है चेंज रिक्वेस्ट। अब चेंज रिक्वेस्ट का मतलब ये नहीं कि नई रिक्वायरमेंट्स, चेंज रिक्वेस्ट का मतलब ये है नई रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रिवेंटिव एक्शंस क्या है, करेक्टिव एक्शंस क्या है, डिफेक्ट रिपेयर्स क्या है, कुछ भी इसको जो है हम कैसे करेंगे। तो मैंने क्या किया कि मैंने इन्हीं तीनों की बेसिस पर 3 केसेस बना दिए, डिलीवरेबल केस, चेंज रिक्वेस्ट केस और वर्क परफॉर्मेंस डाटा केस। हम इन तीनों केसेस को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारा एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोलिंग जो है वो ओवरऑल कवर हो जाएगा। अगर मैं डिलीवरेबल की बात करूं तो डिलीवरेबल को मैंने फर्दर डिकम्पोज किया है 3 डिफरेंट केसेस में। इसका बड़ा मजेदार नाम रखे हैं हैप्पी केस, डिलीवरेबल का हैप्पी केस, डिलीवरेबल का एंग्री केस और डिलीवरेबल का प्रोटोटाइप केस। इसी तरह चेंज रिक्वेस्ट को मजीद 2 टुकड़ों में तोड़ा है, जिसमें मैं कहता हूं जी चेंज रिक्वेस्ट का डिफेक्ट रिपेयर केस यानी कि एरर केस, और चेंज रिक्वेस्ट का जो है मेरे पास वो अपडेट केस है। फिर हम जो है अभी शुरू करते हैं पहले डिलीवरेबल के केस से। डिलीवरेबल का जो पहला केस है वो है हैप्पी केस। जैसे कि नाम है हैप्पी केस का मतलब ये कि जनाब हमने प्रोजेक्ट के लिए टीम को एक्वायर करके काम कराया और हमारा रिजल्ट हो गया, अचीव हो गया, उस रिजल्ट को क्वालिटी ने भी एक्सेप्ट कर लिया और रिजल्ट को लकीली एंड यूजर ने भी बगैर चूं चढ़ा के जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। तो पहले इसको समझते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं। हम कहते हैं जब हम एग्जीक्यूशन में आते हैं तो अगर प्रोजेक्ट मैनेजर मैंने काम नहीं करना, मैंने काम करवाना है, तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को रिव्यू करूंगा
कि मैंने स्केड्यूलिंग को कैसे मैनेज करना है, मैंने कॉस्ट को कैसे मैनेज करना है, मैंने स्कोप को कैसे मैनेज करना है, मैं उसको रिव्यू कर लूँगा। उसके बाद मैं टीम को एक्वायर करूँगा। अब टीम को प्रोजेक्ट में एक्वायर करना एक बड़ा जो है ना मैसी काम है। तो टीम को एक्वायर करने के लिए मेरे पास मल्टीपल टूल्स हैं, जैसे प्री असाइनमेंट है, निगोसिएशन है, एक्विजिशन है, वर्चुअल टूल्स हैं, जिनको मैं अपने प्रोजेक्ट में जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट की बेसिस पर, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट की बेसिस पर यूज कर सकता हूँ। फिर मेरे पास जो तीसरा स्टेप है वो है डेवलप प्रोजेक्ट टीम। देखिए, टीम से टेक्निकल काम कराना बड़ा आसान है, लेकिन टीम को एक दूसरे के साथ मिला के बिठा के शेर व शक्कर के साथ काम कराना ये एक बड़ा जो है ना वो कहते हैं जान जोखिम का काम है, जिसको परफॉर्म करना है। तो जो PMI ने हमें टूल्स प्रोवाइड किए वो है जनाब उनको इंटरपर्सनल स्किल्स पे काम करना। मुझे नहीं लगता कि आप इसको एक प्रोजेक्ट के दौरान कर सकते हैं, बट खैर उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स पे काम करना, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करना ताकि टीम आपस में एक दूसरे के साथ जेल होकर काम कर सके। इसमें PMI ने आपको टकमैन फार्मूला भी दिया कि फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड जॉर्निंग को जो है मल्टीपल स्टेजेस हैं टीम बिल्डिंग के, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। टीम को सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड रूल समझाना कि भाई हमारे नॉर्म्स ये हैं, हम इस एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं, यहाँ ऐसे काम करना है। या फर्स्ट करें अगर हमारी कोई बाहर से कोई टीम आती है तो उसको गाइडलाइन देना कि इस कल्चर में, इस एनवायरमेंट में कैसे काम करना है। इट्स ऑल अबाउट ग्राउंड रूल्स। जितनी हम टीम को कोलोकेट करेंगे तो क्या होगा, हमारे प्रोजेक्ट की जो है वो ड्यूरेशन भी तो भी कम हो जाएगी और कम्युनिकेशन भी जो है वो हाई इंक्रीज हो जाएगी। तो टीम को डेवलप करने के लिए रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन सिस्टम जो है बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि जनरली आप जो है ना इंडिविजुअल बेस्ड रिवॉर्ड सिस्टम ना रखें, बल्कि वो रखें जो टीम बेस्ड हो, ताकि टीम जो है एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ में जो है ना वो अपना कोलैबोरेट करके जो है वो काम कर रही हो। फिर हम ये कहते हैं कि जनाब टीम की पर्सनालिटी असेसमेंट कर लेंगे। जरूरी नहीं कि हर बंदा एक जैसा, कहते हैं पांचों उंगलियां किसी, इस तरह हर टीम मेंबर की जो नीड है, हर टीम मेंबर की जो स्टाइल है बात करने का, काम करने का, वो डिफरेंट होता है। तो हम उसकी असेसमेंट करें, अपनी कोशिश करेंगे उसको उसकी स्टाइल की बेसिस पर, उसकी नीड की बेसिस पर जो है वो मैनेज करें और अपने काम को परफॉर्म कर सकें। तो हमने कहा जी हम अगर कोई प्रोजेक्ट करें तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट प्लान को रिव्यू करें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को रिव्यू कर लेंगे, टीम को एक्वायर करेंगे, टीम को डेवलप करेंगे, जिसके मैंने आपको सारे टूल समझाए। फिर हमारे पास बेसिक टीम देंगे भाई काम करो, तो टीम से काम करवाएंगे। टीम से काम करवाने के लिए मैं मीटिंग्स परफॉर्म करूंगा एज प्रोजेक्ट मैनेजर, मैं अपनी एक्सपर्ट जजमेंट को यूज करूंगा, मैं बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करूंगा जिसमें मेथोडोलॉजी टूल्स वगैरह हैं, ताकि मैं अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली जो है वो एंड रिजल्ट की तरफ ले जा सकूं। फिर जो टीम है जाहिर है जब वो काम कर रही होगी तो मुझे कोई ना कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। तो जो हमारा स्टेप नंबर 5 है वो ये है कि टीम ने हमें रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया। फिर हम स्टेप नंबर 6 में क्या करेंगे, उस रिजल्ट को इंटरनल क्वालिटी के पास लेके जाएंगे। इंटरनल क्वालिटी एज पर द क्वालिटी प्लान, एज पर द क्वालिटी मैट्रिक्स, एज पर द चेकलिस्ट इसको रिव्यू करेगी और कहेगी हाँ जनाब ये काम सही हुआ ही नहीं हुआ। अगर इंटरनल क्वालिटी ये कहती है ये काम वेरीफाइड है, ये डिलीवरेबल प्रोड्यूस किया, ये वेरीफाइड है, तो फिर हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 8 पे जाके एंड यूजर को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई आप भी इसको रिव्यू कर लें। अगर स्टेक होल्डर जो है या एंड यूजर इसको एक्सेप्ट कर लेता तो हम कहते हैं जनाब हम खुशी खुशी हमने अपने डिलीवरेबल को एक्सेप्ट करा लिया। दिस इज द होल प्रोसेस। इसमें हम कहते हैं कि हमने हैप्पी केस किया, यानी कि हमने प्रोजेक्ट प्लान को रिव्यू किया, टीम को एक्वायर किया, टीम को डेवलप किया, टीम से काम करवाया, टीम ने रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिया, उस रिजल्ट को हमने इंटरनल क्वालिटी से चेक कराया, इंस्पेक्ट कराया, इंटरनल क्वालिटी ने इसको वेरीफाई कर दिया, एंड यूजर से इंस्पेक्ट कराया, एंड यूजर ने भी उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया और हमारा काम सही तरीके से हो गया। जो दूसरा केस हमने डिलीवरेबल में बनाया है वो बेसिकली ये है कि हमने काम किया लेकिन यूजर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसको मैं कहता हूँ एंग्री केस। सारे स्टेप्स वहीं पर आखिरी स्टेप का के इसको जो है वो एंड यूजर रिजेक्ट कर दिया, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को रिव्यू किया, टीम को एक्वायर किया, टीम को डेवलप किया, टीम से काम करवाया, टीम ने जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया उसको इंटरनल क्वालिटी से चेक कराया, इंटरनल क्वालिटी ने एज पर देयर क्राइटेरिया, एज पर देयर क्राइटेरिया उसको जो है वेरीफाई कर दिया। समहाउ तो हमने एंड यूजर से कहा कि भैया आप भी आके इसको चेक कर लें, तो उसने रिजेक्ट कर दिया। और जब हमने इंस्पेक्शन की, हमने रिव्यू के बाद चला कि वो सही कह रहा है, हमने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मिस कर दिया। अब अगर हमने मिस कर दिया क्या करेंगे, हम चेंज कंट्रोल बोर्ड को कॉल करेंगे और चेंज कंट्रोल बोर्ड को बताएंगे जनाब ये एरर हुआ है, इसमें हमारी गलती है, ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब जाहिर है दोनों तरफ के लोग बैठेंगे, उस पर रिव्यू करेंगे और किसी ना किसी एक ऑप्शन को जो है वो अप्रूव कर देंगे। फिर हम उस ऑप्शन की वजह से अपनी प्लान को, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अपडेट करेंगे और फिर इस चीज को दोबारा लेके जाएंगे और हम एग्जीक्यूट करेंगे ताकि हम इसको जो है एज पर देयर एक्सपेक्टेशन, एज पर द रिक्वायरमेंट जो है वो हम कंप्लीट कर सकें। तो दिस इज दी एंग्री केस, जिसमें हमने जो है वो अपनी जो है कोताही की वजह से, अपनी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से हमने उसको गलत तरीके से परफॉर्म किया। थर्ड जो केस है डिलीवरेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा मजेदार है, उसका मैंने नाम भी रखा प्रोटोटाइप। अक्सर लोग कहते हैं कि यार प्रोटोटाइप क्यों रखा है। जनरली क्या है कि मैंने अपना पूरा काम किया और मैं क्लाइंट को बुला या एंड यूजर को बोला जनाब ये आपने कहा था, ये मैंने आपके लिए कर दिया। तो यार वेल कहा तो मैंने यही था और बनाया भी आपने सही है, लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा।
वो कहते मजा नहीं आ रहा, क्या मतलब है, तो यार चेंज कर दो। अब क्योंकि सर पूरा काम हो गया, सारी चीजें अब चेंज, मैंने कहा अभी चेंज क्या हो। अच्छा, अब ज्यादा तो लोग मना कर देते हैं या ज्यादातर कॉलेज मैनेजर कहते हैं नहीं हम नहीं कर रहे। मैं कहते हैं प्लीज यहाँ पर इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसी मेजर चेंज है तो आप उसको बाकायदा सीसीबी के पास लेके जाएं और फिर उस पर कोई ना कोई डिसीजन ले लें। तो अगर हम बेसिकली प्रोटोटाइप के स्टेप्स देखें तो वही है, क्या प्रोजेक्ट मैंने प्लान रिव्यू किया, टीम को एक्वायर किया, टीम को डेवलप किया, टीम से काम कराया, टीम ने जो है रिजल्ट प्रोड्यूस किया, उस रिजल्ट को इंटरनल क्वालिटी ने जो है बेसिकली वो एक्सेप्ट कर दिया, वेरीफाई कर दिया, फिर एंड यूजर के पास ले गया, एंड यूजर ने कहा भाई मुझे चेंज है। अब आपने उस चेंज को चेंज कंट्रोल बोर्ड के पास ले गया, चेंज कंट्रोल बताया कि भाई ये चेंजेस हैं, ये न्यू रिक्वायरमेंट्स हैं और ये ऑप्शंस हैं जो आप ले सकते हैं। अब चेंज कंट्रोल बोर्ड 3 ऑप्शन ले सकता है। चेंज कंट्रोल बोलेगा कि मैंने रिजेक्ट कर दिया, सॉरी जो बना के दिया था वही काफी है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपस में बातचीत हुई, या वो कहेगा ठीक है मैं कर दूंगा लेकिन लॉलीपॉप हम बाद में करेंगे, हम नेक्स्ट फेज में करेंगे, हम प्रोजेक्ट के एंड में करेंगे। और तीसरा ये है कि अच्छा भाई ठीक है अभी कर देते हैं। अब जाहिर है जब अभी कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपस में एग्रीमेंट हुआ होगा, कोई चीज हुआ होगा, तो आपने क्या करना है कि आपने प्रोजेक्ट प्लान को एज पर दी न्यू रिक्वायरमेंट, एज पर दी एडजस्टमेंट, एज पर द डिसीजन ऑफ चेंज कंट्रोल बोर्ड अपडेट करना है और उसको अपने इंप्लीमेंट करना है ताकि वो काम जो है वो सक्सेसफुली हो जाए। तो ये जो मैंने तीनों केसेस बताया आपको, हैप्पी केस, एंग्री केस और प्रोटोटाइप केस, ये बेसिकली डिलीवरेबल से रिलेट कर रहे थे। फिर हमारे पास जो है वो चेंज रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पे जो हमने डिलीवरेबल की बात की थी, यहाँ रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ था, फिर उसमें या तो एक्सेप्टेंस हुई थी या रिजेक्शन हुई थी, या जिसे हम चेंज रिक्वेस्ट भी कहते हैं। लेकिन चेंज रिक्वेस्ट केस ये है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, अभी मैं इन बिटवीन हूँ तो चेंजेस आ गई। तो चेंजेस 2 तरह की हो सकती हैं, वैसे तो 4 तरह की, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, डिफेक्ट रिपेयर और चेंजेस अपडेट्स बेसिकली, लेकिन मैं इसको 2 में ले रहा हूँ। लेट्स सपोज एरर हो गया, तो मैं कहता हूँ कि जनाब हमने चेंज रिक्वेस्ट का जो पहला केस है या पहला हिस्सा है वो ये है कि जनाब एरर या डिफेक्ट। तो हम कहते हैं जी हमने प्रोजेक्ट प्लान को रिव्यू किया, टीम को एक्वायर किया, टीम को डेवलप किया, टीम से काम करवाया, अभी टीम काम कर रही थी कि हमसे कोई एरर हो गया और कोई मिस्टेक हो गई या कोई जो है वो रिजल्ट जो है एज पर द एक्सपेक्टेशन नहीं आ रहा। फिर हम चूंकि जाहिर उसको हम हाइड नहीं कर सकते थे या हम खुद से उसको ठीक नहीं कर सकते थे, तो हमने चेंज कंट्रोल बोर्ड को बुलाया, उसको बताया। चेंज कंट्रोल बोलने का अच्छा भाई ठीक है अब एरर हो गया है, दैट्स अ जेन्युइन रीजन, जाहिर सी बात है हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ मसले होते ही हैं। तो उन्होंने जो भी उस पर कोई एक रेमेडी थी, एक ऑप्शन था, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसके बाद हमने प्रोजेक्ट प्लान को अपडेट किया और उस चेंज को जो है वो ठीक कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये जो हमने कहा एरर वाला केस, ये एरर वाला केस जो है इट इज मच सिमिलर लाइक एग्री केस। और एग्री केस में ये था कि हमने पूरा काम करने के बाद कुछ जो है वो एंड यूजर से रिजेक्शन ली थी और यहाँ पर हमें इन बिटवीन हमने आइडेंटिफाई कर लिया या किसी और ने आइडेंटिफाई किया और काम हो गया। देन चेंज रिक्वेस्ट का जो दूसरा केस है वो है अपडेट्स का, यानी कि यहाँ पर इट इज मच लाइक अ प्रोटोटाइप केस, यानी कि यहाँ पर हम काम कर रहे थे, अभी शुक्र है डिलीवरेबल नहीं आया था और बीच में कोई नई रिक्वायरमेंट आती है, चेंजेस आ गए, तो क्या होगा हम प्रोजेक्ट प्लान को रिव्यू करेंगे, टीम को एक्वायर करेंगे, टीम से काम करवाएंगे, फिर टीम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही होगी, रिजल्ट आया नहीं है, चेंज आया, फिर हम अच्छा भाई ठीक है अब उस चेंज को हम सीसीबी के पास लेके जाएंगे। पर सीसीबी अगेन ऑप्शन को देखते हुए 3 काम कर सकती है, क्या रिजेक्ट कर दे, रिजेक्ट ना करे, एक्सेप्ट करे, लेकिन कहते भाई जो काम हो रहा है इसको करने थे बाद में हम अपडेट कर देंगे, या फॉरन उसी वक्त जो है वो प्रोजेक्ट प्लान और चेंजेस में अपडेट करके उसको इंप्लीमेंट कराते हैं। फिर हमारे पास जो तीसरा और आखिरी केस जो मैंने बनाया है वो है वर्क परफॉर्मेंस डाटा। पीएमआई ने पीएमओ 2012 में 3 मजेदार सजेस्ट किए, वर्क परफॉर्मेंस डाटा, उस डाटा को कन्वर्ट करें वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन में और उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पर बनाने वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम इसी को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या हुआ कि जनाब हमने अपने प्रोजेक्ट प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू किया बाय रिव्यूइंग द प्रोजेक्ट, फिर हमने क्या किया टीम को एक्वायर किया, टीम को डेवलप किया, टीम से काम कराया, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है या हो रहा है, मैंने किसी पॉइंट पे का स्टेटस चेक करा। अब जिस पॉइंट पे मैंने का स्टेटस चेक करा वो पॉइंट मेरा कहलाएगा वर्क परफॉर्मेंस डाटा, जहां पर मैं रॉ इंफॉर्मेशन या उस पॉइंट ऑफ टाइम की इंफॉर्मेशन ले रहा हूं, उस इंफॉर्मेशन को या उस डाटा को मैं कंपेयर करूंगा स्कोप बेसलाइन से, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा कंट्रोल स्कोप का प्रोसेस। उसी डाटा को जो है मैं कंपेयर करूंगा स्केड्यूल बेसलाइन से, तो मैं उस वर्क परफॉर्मेंस डाटा को जो है वो आपकी स्केड्यूल बेसलाइन में परफॉर्मेंस रिव्यू के टूल से यूज करूंगा और मेरे पास जो है बेसिकली वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन आएगा। यही काम जब मैंने स्कोप के लिए किया था तो मैंने कहा कि जी मेरे पास जो है वो स्कोप बेसलाइन है, वर्क परफॉर्मेंस डाटा मेरे पास आया है, वेरिएंस एनालिसिस लगाया तो वो वर्क परफॉर्मेंस डाटा वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया फॉर स्कोप। सेम यही काम मैं करूंगा स्केड्यूल के, तो क्या होगा मेरे पास वर्क परफॉर्मेंस डाटा फॉर स्केड्यूल होगा, स्केड्यूल बेसलाइन से मैं रिव्यू करूंगा, वेरिएंस एनालिसिस करूंगा और मेरे पास इनपुट आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा इनफैक्ट वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन फॉर स्केड्यूल। एंड इंपॉर्टेंटली मैं यही सेम काम कॉस्ट के लिए भी करूंगा, मैं कहूंगा जनाब वर्क परफॉर्मेंस डाटा कॉस्ट का स्टेटस देखो क्या है क्या नहीं है, उसका वेरिएंस एनालिसिस निकालूंगा, उस पर
अर्न वैल्यू मैनेजमेंट की टेक्निक्स लगाऊंगा, फिर मेरे पास वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन आ जाएगी। स्केड्यूल के केस में और कॉस्ट के केस में वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन भी आता है, स्केड्यूल फिर कॉस्ट और कॉस्ट फोरकास्ट भी हमारे पास जो आते हैं। तो मैं क्या कहूंगा, मेरे पास वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन ऑफ स्कोप है, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन ऑफ स्केड्यूल है, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन ऑफ जो है वो कॉस्ट है। इन तीनों को मैं मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क में जाके रिव्यू करूंगा, देखूंगा जी मेरा प्रोजेक्ट सही प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें क्या मुझे चेंजेस लानी है। अगर सही कर रहा है तो कंटिन्यू करने दूंगा, अगर फर्स्ट में मुझे लगता है कि किसी करेक्टिव एक्शन या किसी प्रिवेंटिव एक्शन की जरूरत है तो फिर मैं वो चेंज रिक्वेस्ट रेज करूंगा और इवेंचुअली मैं उस वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन को जिसको मैंने वर्क परफॉर्मेंस डेटा से अचीव किया है उसको कन्वर्ट कर दूंगा वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट में, और वो रिपोर्ट मैं सबको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा बाय डूइंग मैनेज कम्युनिकेशन। अब जाहिर सी बात है एक ही रिपोर्ट तो बनेगी नहीं, अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम को दे रहा हूँ तो उसकी रिपोर्ट डिफरेंट होगी, फंक्शनल टीम को दे रहा हूँ तो उसकी रिपोर्ट डिफरेंट होगी, एग्जीक्यूटिव टीम को दे रहा हूँ तो उसकी रिपोर्ट जो है वो डिफरेंट होगी। इन्फॉर्मेशन उसी से निकलेगी लेकिन हम मल्टीपल फॉर्मेट्स में या मल्टीपल टाइप्स में जो है वो प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो अगर हम ओवरऑल रिव्यू करें तो हम कहेंगे जनाब हमने जो वर्क परफॉर्मेंस डाटा है जिससे हमने परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनानी है उसके स्टेप्स क्या हैं, रिव्यू प्रोजेक्ट प्लान, एक्वायर टीम, डेवलप टीम, एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट टास्क, ठीक है, चेक स्टेटस विच इज परफॉर्मेंस डाटा, check status against scope, check status against schedule, check status against cost, check or forecast overall project status, convert this status into work performance report and finally distribute it to all. This is how basically we perform एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे मेनली हम डिलीवरेबल लेकर आ रहे हैं, तो मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में हमारे पास इंडिविजुअल डिलीवरेबल्स आ रहे होते हैं। अब हम आते हैं फाइनल प्रोसेस ग्रुप की तरफ जिसका नाम है क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप। क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप में सबसे पहली एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं वो ये है कि जनाब हमने कंट्रोलिंग में तो इंडिविजुअल डिलीवरेबल एक्सेप्ट कराया था, यहाँ हम एज अ होल पूरे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट जो है करवा रहे होते हैं। फिर क्लोजिंग में पीएमआई ने हमें दो प्रोसेसेस दिए हैं, एक दिया क्लोज प्रोजेक्ट और फेज और दूसरा दिया क्लोज प्रोक्योरमेंट। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे इस फेज की क्लोजिंग हो रही है या प्रोजेक्ट की क्लोजिंग हो रही है, अगर उसमें कोई प्रोक्योरमेंट है तो हम पहले उसको क्लोज कर लें। जब भी हम क्लोज प्रोजेक्ट और फेज प्रोसेस को देखेंगे और क्लोज प्रोक्योरमेंट के फेज को देखेंगे तो हमेशा पहले हम क्लोज प्रोक्योरमेंट के फेज को परफॉर्म करेंगे और फिर बाद में हम क्लोज प्रोजेक्ट और फेज के जो है वो प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। तो पहले हमने देख लिया कि जनाब वर्क जो हमने कंप्लीट किया है, जो प्रोजेक्ट के हमने पूरे डिलीवरेबल अचीव किए हैं वो कंप्लीट हो गए। दूसरा हम प्रोक्योरमेंट को क्लोज करेंगे। तीसरा हम ये करेंगे कि जनाब जो हमारी ओवरऑल प्रोडक्ट हाथ में आएगी उसको हम ट्रांजिशन कर देंगे एंड यूजर को भाई दिस इज व्हाट यू हैव पास, आप ले लें। चौथे नंबर पे हम उनसे उनका फीडबैक ले लेंगे, भाई हमने ट्रांजिशन किया ओवरऑल, हालांकि हमने उनसे कंट्रोलिंग में इंडिविजुअल फीडबैक लिया है, हमने ओवरऑल जो हम फाइनली डिलीवर कर दें उसका फीडबैक ले लेंगे। प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली हम क्लोज करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, चीजें थी उनको हम आर्काइव करेंगे। टीम से हम एक फाइनल लेसन लर्न लेंगे और आखिरी एक्टिविटी जो हम क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप की यूज करेंगे, चाहे वो फेज के लिए हो या प्रोजेक्ट के लिए हो, वो ये कि हम टीम को जो है वो रिलीज कर देंगे। सो मैंने बेसिकली आपको पांचों प्रोसेस ग्रुप्स और पीएमबॉक जो कि हम बेसिकली अपने कोर्स में पढ़ाते हैं उसका एक बड़ा ही डिटेल्ड ओवरव्यू जो है वो इस प्रेजेंटेशन में, इस वीडियो प्रेजेंटेशन में जो है वो प्रोवाइड किया है। आई होप आपने इस पूरी वीडियो को एंजॉय किया होगा, अगर आप इस हद तक पहुंचे हैं और आपने यहाँ तक देखा है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको जो है वो पीएमपी पास करने का एक डिटेल रोड में प्रोवाइड करूंगा कि जी अगर आपको पीएमपी 10 दिन में पास करना है और आप डेडिकेटेड है, मोटिवेटेड है, तो आप उसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो सी यू इन माय सेकंड वीडियो ऑफ प्रोजेक्ट रोड मैप। थैंक यू।